साथियों, ये हमारा भारतीय संविधान लेक्चर सीरीज का चौथा भाग है और इस भाग में हम 1858 के आगे के नियम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने 1858 तक जो भी नियम थे, कानून थे, उन तक का अध्ययन किया था और 1858 के अधिनियम के माध्यम से हमने ये देखा था कि किस प्रकार से भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटेन की संसद के सुपुर्द कर दिया गया। किस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त करके अब भारत सचिव के नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से हम ये समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय प्रशासन जटिल होता चला गया और किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से एक उदार निरंकुशता की भावना को भारत में अग्रसर किया था। चलिए हम समझते हैं 1861 का यह कानून। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। संवैधानिक विकास के सूत्रपात का अर्थ ही है कि अब समय जो है वो संविधान निर्माण की ओर अग्रसर हो गया था। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति कहा जाता है। मतलब भारतीयों को कहीं ना कहीं प्रशासन में भागीदार बनाया जाने लगा इनके माध्यम से, लेकिन संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों ने ही अपने हाथों में रखी क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था। अंग्रेजों ने ऐसा बताया कि हम तुम्हें संविधान के विकास में या प्रशासन में सहयोग के लिए बुला रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं योगदान चाह रहे हैं भारतीयों का, लेकिन पूर्ण शक्ति अपने हाथों में ही रखी। इस अधिनियम के माध्यम से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय एक्ट ऑफ 1861। भारतीय संविधान का जो वास्तविक प्रारंभ है वो कब से हुआ था? 1861 के इस कानून से। थ्रू दिस लॉ द ब्रिटिश स्टार्टेड अ पॉलिसी which is called the policy of cooperation or liberal autocracy, because through this for the first time an attempt was made to make Indians partners in governance. प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनाया जाने लगा था। The following arrangements were made through this act. अब इस कानून के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन हुआ था, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल अपने विधायी कार्यों के लिए किसी नए प्रांत का निर्माण कर सकता है या फिर इस नवनिर्मित प्रांत में कोई सा नया गवर्नर या नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता था। उसे किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल वर्तमान प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था, उनका विभाजन भी कर सकता था। ये एक बिल्कुल ही नया अधिकार दिया गया बेटा किसे? गवर्नर जनरल को। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर अब 5 कर दी गई। जैसे कि कल के कानूनों में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे, अब कितने कर दिए गए बेटा? 5। 5वें सदस्य का विधि वेत्ता होना अनिवार्य था। मतलब जो 5वां सदस्य होगा वह कानून का ज्ञाता होगा। तो 1861 के अधिनियम का सबसे पहला प्रावधान क्या था कि गवर्नर जनरल चाहे तो क्या कर सकता है? अपने विधायी कार्यों के अंतर्गत किसी नए प्रांत का निर्माण कर सकता है,
उस प्रांत के लिए नया गवर्नर या नया डिप्टी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है। किसी वर्तमान प्रांत की सीमा में भी वह परिवर्तन कर सकता था और उसकी कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर भी 5 कर दी गई। The Governor General was given the power to create a new province for its legislative work and to appoint a governor or a lieutenant governor in the newly created province. He was given the power to divide any province or presidency or any other area or to change its boundaries. By this act, the number of members of the central executive were increased from 4 to 5. It was made mandatory for the fifth member to be a jurist. मतलब पांचवें सदस्य का विधि वेत्ता होना अनिवार्य था। क्लियर? तो ये दो प्रावधान आई होप सो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म और स्वत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। मतलब जो केंद्रीय सरकार थी, केंद्रीय सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया प्रांतों की सरकार की तुलना में। केंद्रीय सरकार चाहे, मतलब केंद्र किन किन क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार के पास अधिक अधिकार थे, तो बेटा सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार और धर्म के क्षेत्र में केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार थे एज कंपेयर टू प्रांतीय सरकार। ये सिस्टम आज भी तो है, आज भी ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास उतने पावर्स नहीं होते। भारत परिषद, याद करो 1858 के अधिनियम में अपन ने भारत परिषद के बारे में पढ़ा था। और भारत परिषद क्या थी? भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी। उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए। क्या किया गया? तो भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। विधायी संस्था बनाने का अर्थ क्या है कि अब भारत परिषद ही विधि निर्माण करने वाली संस्था होगी। तो भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारी, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्ति, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब भारत में कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में रह रहा है, उन सबके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? भारत परिषद को। और ये भारत परिषद कौन थी? भारत सचिव को सहायता देने वाली संस्था थी, जो 1858 के कानून के माध्यम से बनाई गई थी। क्लियर? तो देखो दो और प्रावधान कौन कौन से हो गए? केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो गई, किससे? राज्य सरकार से। और भारत परिषद को कन्वर्ट कर दिया एक विधायी संस्था में। और विधायी संस्था का अर्थ क्या है बेटा? भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी देशी रियासत का राजा हो, देशी रियासत के नागरिक हो, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के अधीन जो क्षेत्र हैं वहां के लोग हों, सबके लिए कानून बनाने वाली संस्था हो गई बेटा कौन? भारत परिषद। ठीक है। The central government was given more powers than the provincial government in matters of public debt, finance, currency, post and telegraph, religion and title. The Indian Council was made the legislative body and was given the power to make laws with respect to all British and Indian subjects living in India, employees of the government of India, persons living under the Indian princely states and the territories of the emperor, all places and things. Means the Indian Council will make laws on all these subjects. So by this act, the Indian Council was converted into a legislative body.
नाउ गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल चाहे तो उसकी परिषद में 6 से 12 नए सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और ये सभी सदस्य मनोनीत थे। ये सदस्य उसे कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि गवर्नर जनरल अब भारतीयों को अपनी परिषद में स्थान देने जा रहा था ताकि कोई भारतीय ये ना बोले कि हमें प्रशासनिक नियम बनाने में कोई सहयोग नहीं मांगा जाता, हमसे कोई सहयोग नहीं लिया जाता, जबकि हमारा ही प्रशासन होना है और हमारा ही कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा। 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो अपने सदस्यों की संख्या में, अपनी परिषद की संख्या में सदस्य जो हैं 6 से 12 बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये सदस्य क्या करेंगे? गवर्नर जनरल को विधि निर्माण में सहायता देंगे। लेकिन इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य कैसे होने चाहिए? गैर सरकारी, मतलब जो पहले से सरकारी सेवा में ना हो। और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का कर दिया कि भैया 2 वर्ष कोई व्यक्ति काम करे, उसके बाद फिर 2 वर्ष कोई काम करे। तो ऐसे इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया बेटा? 2 वर्ष का। इन सदस्यों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं था। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं होने का अर्थ क्या है कि ये सदस्य सिर्फ विधि निर्माण में सहयोग करेंगे। इनके द्वारा बनाई गई विधि लागू हो रही है अथवा नहीं हो रही, ऑफिसर्स उसको लागू कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इस पर इन सदस्यों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने या उसका वीटो करने का पूर्ण अधिकार था। इतना क्लियर है बेटा? तो गवर्नर जनरल को कुछ और अधिकार दे दिए गए कि वो अपनी सदस्य संख्या में सदस्यों को 6 से 12 तक बढ़ा सकता था, जिनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। साथ ही साथ इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष का होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को प्रशासन में मौका दिया जा सके। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर टू इंक्रीज हिज काउंसिल फ्रॉम 6 to 12 मेंबर्स, ऑल ऑफ whom वर नॉमिनेटेड। ये 6 से 12 सदस्य पूरे के पूरे मनोनीत थे। These members were to assist him in law making. At least half of these members had to be non-officials and their tenure was 2 years. मतलब ये गैर सरकारी लोग होंगे और इनका जो समय है वो 2 साल का रखा गया था। These members had no right to control the executive. इनका कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। The governor general had full power to veto their opinion. मतलब अपने सदस्यों के द्वारा लिए गए निर्णय को अगर गवर्नर जनरल चाहे तो ठुकरा भी सकता था। इसीलिए बेटा इस कानून को कहा गया है उदार निरंकुशता का कानून, कि कहने को तो हमने तुम्हें प्रशासन में अधिकार दिया, लेकिन हम चाहें तो तुम्हारे निर्णय को ठुकरा भी सकते हैं। इस अधिनियम में वाइसरॉय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान देने के लिए कि भारत में पहली बार, क्योंकि भारत के प्रशासन के लिए नियम बना रहा था कौन? वाइसरॉय। और वाइसरॉय के पद पर कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इस नियम के तहत भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है। कैनिंग ने विभिन्न विभाग अलग अलग सदस्यों को दे दिए।
जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। और इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। इसलिए कहा जाता था बेटा कि 1861 के कानून से ही भारत संविधान विकास की ओर अग्रसर हुआ है। क्यों हुआ है बेटा संविधान विकास की ओर अग्रसर? क्योंकि कैनिंग ने 1861 के इस कानून के तहत ही क्या किया था? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। इसने अलग अलग विभाग अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए और उन व्यक्तियों को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया। इसलिए भारत में शुरुआत हुई किसकी? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की। गवर्नर जनरल भारत में शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा भी कर सकता था। मतलब शांति, सुरक्षा या ब्रिटिश हितों के आधार पर गवर्नर जनरल यदि चाहे तो अपने परिषद के जो भी निर्णय हैं उसे दरकिनार भी कर सकता था। क्लियर बेटा? तो दिस एक्ट अलाउड द वाइसरॉयज काउंसिल to make rules for greater convenience of functioning, on the basis of which Viceroy Lord Canning introduced the departmental system in India. Canning gave different departments to different members who were responsible for the administration of that department. Thus, the foundation of cabinet system was laid in India. The Governor General could override the majority of the council for the sake of peace, security and British interest in India. मद्रास और बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने के अधिकार वापस कर दिए गए। जैसे पिछले कानूनों में हमने देखा कि बंबई और मद्रास की सरकारों से कानून निर्माण का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था, लेकिन 1861 के इस कानून के माध्यम से बंबई और मद्रास की सरकारों को फिर से कानून निर्माण का अधिकार वापस कर दिया गया। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। इसका मतलब यह है कि बेटा केंद्र सरकार की शक्ति ज्यादा कर दी गई राज्य सरकार से, और शक्ति ज्यादा इसलिए कर दी गई, कैसे कर दी गई कि प्रांतों की जो सरकार होंगी अगर वे कोई सा नियम बना रही हैं तो नियम तभी लागू होगा जब गवर्नर जनरल उसके लिए तैयार हो जाए। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत व पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना हुई। विधान परिषद मतलब क्या? विधान मतलब राज्यों की सरकारों की स्थापना हुई, जिसको आज हम राज्य विधानसभा कहते हैं। ठीक है, वो भी बनी 1862 में बनी बंगाल में। उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब आज का पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर बनी 1886 में, और पंजाब में बनी 1897 में। ठीक है, क्यों बनी? क्योंकि बेटा विभागीय प्रणाली अब कैनिंग ने शुरू कर दी थी। द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर अगेन गिवन द राइट टू मेक लॉस एंड अमेंड देम। इट इज वर्थ नोटिंग दैट द लॉस मेड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल became valid only after the permission of the governor general. गवर्नर जनरल की परमिशन के बाद ही ये चीज कानून बन सकती थी। Later, under this act, legislative councils were established in Bengal, Northwestern Province and Punjab in 1862, 1886 and 1897. Okay. अब गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल अपनी परिषद से अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार बातचीत करता था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के द्वारा की जाती थी। संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 का यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बेटा केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार थे राज्य सरकार से। दूसरी चीज, विभागीय प्रणाली भारत में शुरू हो गई थी।
इससे पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ था क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। कहां पर? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। साथ ही इसके द्वारा बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति फिर से प्राप्त हो गई। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई। अतः इस अधिनियम ने केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण की नीति की शुरुआत की। केंद्रीयकरण के स्थान पर 1861 के कानून के माध्यम से विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हो गई। द गवर्नर जनरल काउंसिल met once a week and was presided over by the viceroy. From the point of view of constitutional development, the Act of 1861 was very important. For the first time, the cooperation of Indians was obtained in lawmaking because for the first time non-official members were appointed. Also, through this, the Bombay and Madras provinces regained the power to make laws. Arrangements were made to establish such legislative council in other provinces as well. Hence, this act started the policy of decentralization instead of centralization. Okay? Now, 1861 का अधिनियम संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब अपन बात करते हैं बेटा भारत परिषद अधिनियम 1892 की। कौन सा कानून है बेटा? भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। 1857 में हुई राज्य क्रांति और शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ कर दिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय अपना प्रतिनिधित्व प्रशासन में चाहने लगे और इसकी मांग की जाने लगी, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम बेटा? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसके प्रमुख उपबंध क्या हैं? द स्टेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 and the spread of education strengthened the feeling of nationalism among Indians. After the establishment of Congress in 1885 and the Ilbert Bill controversy, the demand for giving more representation to Indians in administration and law making gained momentum. As a result, this act was passed. कौन सा कानून पास हुआ? 1892 का द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी गई। ठीक है, जो पहले 4 या 5 सदस्य हुआ करते थे, अब कितने हो गए बेटा? कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी गई। और इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। गैर सरकारी है तो कहां से आएंगे बेटा? गैर सरकारी है तो आम जनता में से चुने जाएंगे। ठीक है, और आम जनता क्या डिमांड कर रही थी? आम जनता इसी चीज की डिमांड कर रही थी कि प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इन्हें दे दी जाए। तो 10 में से 10 और 10, कम से कम 10, अधिक से अधिक 16, और इन 16 सदस्यों में से कम 10 का गैर सरकारी होना आवश्यक था। प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की वृद्धि की गई,
इसी प्रकार से बेटा राज्यों में भी व्यवस्थापिका सभाएं थी, और राज्यों में जो व्यवस्थापिका सभाएं थी उनके सदस्यों में भी वृद्धि की गई। बंबई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिम प्रांत में यह अधिकतम 15 निश्चित की गई। क्लियर है? और ये जो सदस्य होते थे ये कहां से चुने जाते थे? आम जनता से, और आम जनता तो चाहती ही थी कि प्रशासन में इन्हें भागीदारी प्राप्त हो। ठीक है। The number of additional members of the Central Legislative Assembly was fixed at a minimum of 10 and maximum of 16. कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16. Out of these 10 members were required to be non-officials. मतलब 10 सदस्य कैसे होने चाहिए? गैर सरकारी. The number of non-official and the total number of legislative assembly was also increased in provinces. मतलब छोटे छोटे से प्रांतों में भी इनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाने लगा। In Bombay and Madras, the minimum and maximum number of members were fixed at 8 and 20. In Bengal was fixed at 20 and in Northwestern province it was fixed at 15. ठीक है। क्यों बढ़ाया जा रहा था? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो आईएमपी करके बेटा ध्यान से समझना कि यही 1892 का ही कानून था जिससे भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। जैसे विभागीय प्रणाली शुरू हुई 1861 से, अब निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो गई है 1892 से। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है बेटा कि निर्वाचन पद्धति जो है इस कानून के माध्यम से प्रारंभ कर दी गई। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जैसे बेटा अपन ने 1858 के कानून में पढ़ा था कि जेम्स विल्सन पहले व्यक्ति थे जिन्हें संपूर्ण भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया था। अब भारतीय वही डिमांड कर रहे थे कि भैया आप बजट तो हमारे लिए बना रहे हो, लेकिन हम भी तो उस बजट के संबंध में कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई, अधिकार मिल गया, परंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं था। मतदान करने का अधिकार नहीं था बजट पर, और एक प्रश्न पूछकर जब उत्तर दे दिया गया तो फिर से प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें नहीं था। The introduction of the electoral system is a major feature of this act. The non-official members of the provincial councils were indirectly elected by municipalities, district boards, universities and chambers of commerce. They were called nominated members. मतलब जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका चुनाव इस अधिनियम के माध्यम से किया जाने लगा। The powers of the council were enhanced and Indian members were given the right to debate and ask questions on the budget, but not to vote or ask supplementary questions. Okay? Next. इस प्रकार 1892 का कानून 1861 के कानून से अधिक प्रगतिशील था। 1892 का कानून 1861 के कानून से ज्यादा आगे रहा। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई थी
और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया था, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कानून था ये ज्यादा अधिक प्रगतिशील रहा किससे, 1861 के कानून से। 1861 की तुलना में 1892 में जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो भारतीय ही होते थे, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारी सुविधाएं दी गई, परंतु फिर भी 1892 का यह कानून भारतीयों के प्रशासनिक सुधार की मांग को संतुष्ट नहीं कर पाया। Thus, the law of 1892 was more progressive than the law of 1861. Although, till that time, the government majority was maintained in center and provinces, the number of Indian members of the legislative assemblies had increased. The rights of the members had also increased somewhat, and provision for indirect election was made for the members. The members were given the right to ask questions and debate on the budget, but the said reform could not satisfy the feeling of intense nationalism of the Indians. मतलब भारतीयों की जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको यह कानून संतुष्ट नहीं कर पाया। अब ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर जाति के आधार पर मानसिक रूप से, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, अब हिंदू और मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर इस 1909 के अधिनियम के माध्यम से विभाजित किया जाने लगा। पढ़ते हैं अपन भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या था बेटा ये भारत परिषद अधिनियम 1909? इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते थे। एक और क्या नाम मिलता बेटा इस 1909 के कानून का? मॉर्ले मिंटो सुधार। क्यों मिलता है? क्योंकि भारत सचिव के पद पर थे मॉर्ले और भारत के वाइसरॉय थे मिंटो। इनके द्वारा इस कानून को बनाया गया था, इसलिए कहा जाता है क्या? मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था तथा भारत में बढ़ते उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं, उसमें परिवर्तन करना इसका मुख्य लक्ष्य था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। सरकार क्या चाहती थी? सरकार ये चाहती थी कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं उन्हें दबा दिया जाए। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मॉर्ले और वाइसरॉय मिंटो के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा? 1909 के इस कानून को इसे कहा जाता है बेटा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और सर अरुंडेल समिति, याद रखना ये एक विशेषज्ञ थे। कौन? सर अरुंडेल। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। किसे बेटा? 1909 के कानून को, जिसका एक और नाम क्या मिलता है बेटा? मॉर्ले मिंटो सुधार। The aim of the Morley Minto reform was to remove the defect of the Act of 1892 and to deal with the growing extremism and revolutionary nationalism in India. The intention of the government was to suppress extremism and revolutionary nationalism by inciting communalism. ठीक है, तो जाति के आधार पर यहां पर विभाजन किया गया। This act is also known as the Morley Minto Reform Act after the names of the then Secretary of India Morley and Viceroy Minto. It was passed in February
1909 on the basis of the report of Sir Arundel Committee। याद रखना कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह पास हुआ बेटा, तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कानून पास हुआ था। अब इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं? तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। देखो बेटा, 1892 के कानून में हमने ये पढ़ा कि केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई थी। लेकिन यहां पर क्योंकि अब बहुत सारे भारतीय मांग कर रहे थे कि उन्हें भी प्रशासन में हिस्सा दिया जाए, इसलिए यहां पर सदस्यों की जो सदस्य संख्या थी वो 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई बेटा? 60 कर दी गई थी। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। प्रांतीय विधान परिषद जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर भी 50 कर दी गई। तो देखिए, केंद्र में भी भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा देने लगे और प्रांतों में भी भारतीयों के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया, जिससे कि भारतीय क्रांति ना करें अपितु चुनाव लड़ें और प्रशासन में भागीदारी दें। छोटे प्रांतों की सदस्य संख्या 30 कर दी गई। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। मतलब ये जो विधानसभा बन रही थी जगह जगह पर, उनमें 4 प्रकार के सदस्य होने लगे। पहले थे पदेन सदस्य, जैसे गवर्नर जनरल हो गया और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य हो गए, प्रांतों के गवर्नर हो गए और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य हो गए। ये होंगे पदेन सदस्य, अर्थात कोई भी जो गवर्नर जनरल के पद पर बैठेगा वो इस कार्यकारिणी परिषद का सदस्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरे थे बेटा मनोनीत सरकारी अधिकारी, जो ऐसे सरकारी अधिकारी जिनका चुनाव हुआ है। और तीसरे थे मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी, ये भी चुनकर आते थे। अभी जैसे अपन ने देखा अलग अलग प्रकार के चुनाव से ये लोग चुनकर आते थे। और चौथे थे निर्वाचित सदस्य, जिनका निर्वाचन होता था। तो सीधी सी बात है भैया, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रशासन में भागीदारी दी जा रही है बेटा किसे? भारतीयों के लिए। बाय दिस एक्ट द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स in the Central Legislative Council was increased from 16 to 60। 16 में से 60 हो गए। Half of these were non-officials। भैया नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे तभी तो आम जनता के लोगों को यहां पर आने का मौका मिलेगा। The number of members of the Provincial Legislative Council of Bombay, Madras, Bengal एंड उत्तर प्रदेश वॉज इंक्रीज्ड टू 50। ठीक है, तो इन प्रांतों से व्यवस्थापिका सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई कितनी बेटा? 50। फॉर स्मॉलर प्रोविंसेस दिस नंबर वॉज मेड 30। Thus the members of the legislative assemblies were of 4 types: ex officio members such as the Governor General and the members of his executives, and the center and governor of members of the executives of the provinces। Okay, nominated government officials, nominated non-officials and elected members। तो 4 प्रकार के सदस्य जो हैं अब चुने जाने लगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में संप्रदाय के आधार पर विभाजन जो है 1909 के इस कानून के माध्यम से किया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान यहां पर किया गया। पहला था साधारण, दूसरा था वर्ग विशेष और तीसरा था विशेष। ठीक है, तो व्यावसायिक और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल का विभाजन इस 1909 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। अर्थात मुसलमानों के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके
फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने यहां पर अपनाई। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र यदि वो घोषित हो गया है तो उस क्षेत्र में भले हिंदू रहते हों लेकिन उस क्षेत्र से उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वहां का जो लीडर होगा वो भी मुस्लिम होगा और जनता भी कौन होगी, जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने बांटकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इनका मुख्य मकसद था क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करना, और क्रांतिकारी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए इस कानून के माध्यम से मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। इस पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो, जो उस समय वाइसरॉय थे, उन्होंने भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले को लिखा था। लॉर्ड मिंटो ने चेतावनी दी थी किसे? लॉर्ड मॉर्ले को, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल बहुत ही भीषण होगा। और आजादी के समय हमने देखा कि इसी फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था कि इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतार कर पाकिस्तान बनाया गया था। और ये सब किसके कारण हुआ था? सिर्फ हिंदू मुस्लिमों की एकता को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की नीति जो है 1909 के इस कानून में अपनाई गई थी। थ्रू दिस एक्ट प्रोफेशनल एंड कम्युनल representatives or separate electoral system was adopted for regional elections in India. 3 types of electoral colleges were provided for election. First one was general, second was special class, and third was special. The policy of divide and rule was adopted by providing separate voting rights and separate electorate for Muslims. Regarding separate electorate, Lord Minto had written to Lord Morley that we are showing the teeth of a cobra and its fruit will be dreadful. हम नाग के दांत बो रहे हैं और उसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा, ऐसा लॉर्ड मिंटो ने लिखा था किसे? लॉर्ड मॉर्ले के लिए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में भी वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, किंतु उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। 1892 का जो कानून था बेटा, उसमें बजट पर बहस करने का अधिकार तो दे दिया था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। परंतु इसके माध्यम से 1909 के कानून के माध्यम से अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार अभी भी भारतीयों को नहीं था। While increasing the power of the central and provincial legislative councils, the members were given the right to discuss the budget matters of public interest and ask supplementary questions, but they do not have the right to vote on budget. बजट पर मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। अर्थात इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रशासन में भी प्रतिनिधित्व दिया गया और कानून निर्माण में भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, याद रखना बेटा, पहली बार वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में भी भारतीय गए थे और भारत सचिव की जो परिषद थी उसमें भी भारतीयों को सम्मिलित किया गया था। 2 भारतीय हैं बेटा, एक का नाम है केसी गुप्ता और दूसरे का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन कौन होगा बेटा? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। ठीक है, जबकि एसपी सिन्हा को वाइसरॉय की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ
जब अंग्रेजों की विधि निर्माण की संस्थाओं में भारतीयों को शामिल किया गया था। यह वाइसरॉय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे। कौन बेटा? श्री एसपी सिन्हा, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। किसे? एसपी सिन्हा के लिए। अंडर दिस एक्ट इंडियंस वर गिवन द रिप्रेजेंटेशन इन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग. It is noteworthy that for the first time under this act, Indian members were included in Indian Council and the Viceroy's Executive Council. Two Indians, K.C. Gupta and Syed Hussain Bilgrami, were appointed to the Indian Council in England. क्योंकि इंडियन काउंसिल या भारत परिषद कहां पर थी? इंग्लैंड में। तो कौन कौन से दो भारतीय नियुक्त हुए? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। जबकि while SP Sinha was included as a legal member in Viceroy's Executive Council, मतलब वाइसरॉय की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया बेटा किसे? SP सिन्हा को। He was the first Indian to be included in Viceroy's Executive Council who was later honored with the title of Lord. कौन? SP सिन्हा। इस प्रकार बेटा 1909 का ये जो कानून है, इसने बहुत सारे फेरबदल भारतीय प्रशासन में किए थे, जिसमें सबसे खतरनाक चीज क्या की गई थी? संप्रदाय के आधार पर हिंदू और मुसलमानों का विभाजन, अर्थात बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत 1909 के इस कानून के माध्यम से हुई। इस प्रकार 1909 का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था। नरमपंथी राष्ट्रवादी का अर्थ कांग्रेस के वो नेता जो पैर पड़ने वाली राजनीति करते थे, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच एकता ना होने देना था। यह मुख्य उद्देश्य था 1909 के इस कानून का। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेजी सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया। फिर भी कुछ सुधार सर्वथा बेकार ना थे। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन, कौन सा शासन स्थापित हुआ बेटा भारत में? भारत में जो शासन प्रणाली स्थापित हुई वह कौन सी प्रणाली थी? उत्तरदायी शासन प्रणाली की शुरुआत इस प्रकार भारत में की गई। अब जब भारत में ये उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित हो गई है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भारतीय संविधान व्यवस्था में इसने अपनी कोई ना कोई रूपरेखा निर्मित की और योगदान दिया। तो 1909 का अधिनियम अपने आप में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का कारण बना, फिर भी संवैधानिक विकास के लिए इसने कोई कुछ ना कुछ योगदान तो जरूर ही दिया है। लेकिन आरक्षण का प्रारंभ भी शुरू होता है कहां से? 1909 के इस कानून के माध्यम से। उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना असंभव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई थी। ये सुधार उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति के चरम सीमा थे। उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति की चरम सीमा था। उदार निरंकुशता मतलब एक तरफ तो अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि हम भारतीयों के साथ अच्छा करने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं, और पीठ पीछे जो इनका मुख्य मकसद था वो यह था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है भारतीयों को हिंदू मुसलमानों में बांटना शुरू कर दो। क्लियर? अब कल के लेक्चर में 1919 का अधिनियम, 1935 के अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।